तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरी जो बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रही है वो देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सिंटैक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टेंस का एक एडवांस वर्जन बन जाता है, जहां पर हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी इस बात से क्या आशय है वो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे। तो जब हम टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि टेंस के अकॉर्डिंग बताइए यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि एक ब्रैकेट के अंदर आपको एक वर्ब दे दी जाती है, उसके साथ उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये आपको टेंस की पहचान करके उसके अनुसार लिखना होता है। राइट, बेसिकली यही क्वेश्चन हमसे टेंस में पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीजें ले आऊं बीच में जो टेंस में आने वाले सब्जेक्ट यानी कर्ता को प्रभावित करती हो, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर कर देती हो, तो मुझे बताओ कि वहां आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी। तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टेंस के जो वीडियोस हैं, खास करके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलेटेड वीडियो, मैं यहां लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से जो रिलेटेड जो वीडियो है, ये दो वीडियोस आपको जरूर से देख के आना चाहिए कि कहां कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हालांकि हम उसके जो रूल्स हैं, वहां पर जो भी चीजें हमने पढ़ी है, उन सब के बारे में हम टच करते हुए उनको चलेंगे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हुए भी चलेंगे। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक स्पेसिफिकली पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होना चाहिए। तो गाइज, मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला वीडियो जरूर देख के आइए। वहां शॉर्ट ट्रिक से और चार्ट के जरिए, बहुत ही छोटा सा चार्ट है उसके जरिए और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, कौन सा मेन वर्ब कहाँ यूज होता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक रखेंगे, साथ में एक रूल डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि किस तरीके से चीजें सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर होती हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं आज हम विषय प्रवेश करेंगे। आज का हमारा मूल उद्देश्य क्या है, सिंटैक्स के अंदर बहुत स्कॉलर इंसान बनना नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सिंटैक्स बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट करना चाहते हैं या माइनस से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए है। और साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से मैं हमेशा सरप्राइजेस लेके आता रहता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं। खास करके वो स्टूडेंट्स जिनकी हमेशा कंप्लेन रहती है कि सर इंग्लिश में आप रूल लिख करके लाते हैं और इंग्लिश के रूल हम तब तो समझ लेते हैं लेकिन बाद में दिक्कत आती है समझने में। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस रूल में या आज के इस सिंटैक्स के टॉपिक में हमें क्या नया मिलने वाला है। तो हमें मिलने वाला है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, यानी कि अगर आप, मैं जब समझा रहा हूं तब रूल को पढ़ते हुए भी चलेंगे तो आपको अपने आप से भी क्लियर होता चलेगा। और बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं हूं आपके साथ। देखिए, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में हम लोग देखते हैं, सबसे मेन बात देखते हैं, सबसे मुख्य नियम समझते हैं। अ वर्ब शुड अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो एक वर्ब जो है उसे अपने कर्ता के साथ, उसे अपने किसके साथ, उसे अपने कर्ता के साथ सहमत होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? सहमत होना आवश्यक है। एक वर्ब को अर्थात एक क्रिया को अपने कर्ता के साथ सहमत होना आवश्यक है। और वो सहमति किस आधार पे होगी? तो वचन के आधार पर होगी और साथ ही साथ पुरुष के आधार पर होगी। पुरुष का मतलब यहां मेल मत समझ लेना भाई, पुरुष का मतलब है यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसमें फर्स्ट पर्सन है हमारा कर्ता, आई है, वी है, सेकंड पर्सन है, यू है, थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है,
या फिर दे है, इस तरीके से, या कोई नाउन है या कोई इन्फिनेटिव है या कोई जेरेंड है, इस आधार पर हम देखेंगे कि वचन यानी कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन है, साथ ही साथ प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, आपके संस्कृत वाला। लेकिन ध्यान रखना वहां का प्रथम पुरुष यहाँ का तृतीय पुरुष या उत्तम पुरुष हो जाता है ना, तो वो थोड़ा उल्टा मामला है। वहां पर तो प्रथम पुरुष में बन जाता है हमारा सह तौ ते सा ते ता तत्ते तानी बनता है प्रथम पुरुष में, लेकिन यहाँ पर वही चीजें उत्तम पुरुष में बनती है। मध्यम पुरुष का ठीक है, वहां पर भी त्वम युवाम यूयम रहता है, यहाँ पर भी यू ही है। और प्रथम पुरुष जो है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। प्रथम पुरुष संस्कृत में आप पढ़ते हैं सहतौते, यहाँ पर पढ़ते हैं अहम आवाम वयम, तो ये थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो पुरुष पर्सन को पुरुष ही कहते हैं यार, मैं और क्या बोलूँ इसकी जगह। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे भी फाइनाइट वर्ब का नंबर और पर्सन कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुरूप होता है, यानी कि वर्ब का जो वचन होगा और जो पर्सन होगा वो किसके अनुसार होगा, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज हम बेसिकली जिस रूल को फॉलो करने वाले हैं वो SSPP होने वाला है, इसको नोट कर लेना। SSPP के बारे में मूल रूप से आज हम बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो यहां पर हमारे पास मेन वर्ब आई गो। बताओ मेन वर्ब हमारे पास क्या आई, गो आई, लेकिन दे के साथ हमने गो लगाया और ही के साथ हमने गोज लगाया। दोनों ही थर्ड पर्सन है, ही और दे दोनों ही किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। लेकिन जब मैं दे की बात करता हूं तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, जब मैं ही की बात करता हूं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अर्थात वचन के आधार पर या आप कह सकते हैं नंबर के आधार पर ये बदल गया, यानी कि हमारी वर्ब को इस्तेमाल करने का तरीका जो है या कौन सी वर्ब प्रयोग में लाई जानी चाहिए, ये चीज यहां पर चेंज हो गई, बदल गई यहां पर। क्यों? क्योंकि हमारा नियम यही कहता है सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का सही प्रयोग करना ही अग्रीमेंट कहलाता है, और इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने क्या कहा इंट्रोडक्शन में, परिचय के समय में, सिंटैक्स नाम सुन के डर लगता है, अरे बार इसमें पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने इसमें क्या आने वाला है। सिंटैक्स नाम ही पहली बार सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट शब्द पहले सुना हुआ है, वर्ब शब्द पहले सुना हुआ है, टेंस में दोनों को अच्छे से देख चुके हैं, मिल चुके हैं। अग्रीमेंट का मतलब दोनों की आपस में सहमति, दोनों आपस में सहमत होनी चाहिए। मेरा वाक्य सही है या गलत है जरा मुझे बताइएगा, और अगर गलत हो तो मेरे वाक्य को सही करके फटाफट से हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आ जाइए फटाफट। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स खोल लो, है ना, क्योंकि आंसर वहीं लिखना है। तो सोहन हिंदी में ही लिखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फल खाती है। मेरा वाक्य सही है या गलत है बताइए, और अगर ये गलत है तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, या सही इस वाक्य को अगर आप सही करेंगे तो कैसे सही करेंगे। चलिए फटाफट से, हिंदी तो हम सबको आती है, हिंदी के हम सभी महारथी हैं। फटाफट से इस वाक्य में बता दीजिए सही है कि गलत है, और गलत है तो क्या सही वाक्य बनेगा, फटाफट से लिखिए। अगर ये आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ गया। सच कह रहा हूं, अगर आपने इसको सही कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने निश्चित तौर पर उसकी परिभाषा को समझ लिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की डेफिनेशन को आपने समझ लिया। तो यहां पर सोहन क्या है भैया, हमारा पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, यहां पर खाती है हमारी क्या है साहब, ये हमारी क्रिया है, और सोहन हमारा क्या है, सोहन हमारा करता है। बिल्कुल हिंदी में चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। मैंने कहा ना, आज अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ ऐसा भी जुड़ा है जो जीरो से नहीं माइनस से शुरुआत करना चाहता है, तो हम इंग्लिश की बात ही नहीं करेंगे परिभाषा के लिए, हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी ही हमें बता देगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो सोहन जो है वो करता है, और करता किसका है, पुल्लिंग का है। और खाती है जो वो है क्या है, क्रिया है, लेकिन क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग की है। तो बताओ क्या मैं कहूं कि सोहन के साथ खाती है ये सहमति बना रहा है या नहीं बना रहा है। सोहन के साथ में जब मैं कहता हूं खाती है तो सहमति बन रही है कि नहीं बन रही, तो हम कहेंगे सर सहमति नहीं बन रही है। सहमति इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपने पुल्लिंग का कर्ता ले लिया और स्त्रीलिंग की क्रिया ले रहे हो। या तो यहां पर करो खाता है,
तब ये ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर सोहन की जगह खाने वाले को ही बदल दो भाई। ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत होता है। जब भी कर्ता और क्रिया में से किसी को बदलने की बात आती है तो हम क्रिया को बदलते हैं, कर्ता को कभी नहीं बदलते। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मान लीजिए इसमें कोई गलती हो गई क्रिया में, तो मुझे थोड़ी बदल दोगे यार। क्रिया बदल लो, क्रिया को सही रूप में लिख लो, मुझे क्यों बदलने पे तुले हुए हो। तो ऐसा नहीं करना है। सोहन की जगह राधा, मीरा, गरिमा ये सब मत कर देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। ये कभी भी नहीं बदला जाता है, हमेशा क्रिया ही बदली जाती है। तो ये हमने क्या देखा, ये हिंदी के अनुसार हमारा क्या बन गया, कर्ता क्रिया संबंध बन गया। कि कर्ता और क्रिया में किस तरह का संबंध है, वो संबंध सही है कि गलत है, सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यही चीज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हमने किया इसे किसके आधार पर, यहाँ पर हमने इसे किया है लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, है ना। लेकिन क्या हमारी परिभाषा में जेंडर मिला क्या हमें, तो हमारी परिभाषा में हमें मिला सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार। यानी कि हमें यहाँ पर वचन और पुरुष को महत्वपूर्ण तौर पर देखना है। किसे देखना है, वचन को और पुरुष को। और वर्ब का सही प्रयोग करना ही सब्जेक्ट अग्रीमेंट कहलाता है। पिछले हमने उदाहरण में देखा गो जो है एक फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ में है किंतु सब्जेक्ट ही के साथ में सिंगुलर के रूप में है। यानी कि यहां पर जब दे के साथ बनी तो क्या बनी थी, पिछले एग्जाम्पल में गो बनी। लेकिन यहां जब ही के साथ बनने की बारी आई तो क्या बना, यहां पर हमारा गोज बना, गो नहीं बना। तो ये हम लोग यहां पर देखते हैं कि सब्जेक्ट के बदलने पर वर्ब या क्रिया का स्वरूप भी बदल जाता है। और इसे बदलने के लिए हम हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, SSPP फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SSPP। SSPP फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मुख्यतः दो नियम पर आधारित है। यह नियम है, इसमें से पहला नियम हमें मिलता है SS। कौन सा मिल गया, SS का नियम, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। चलो भाई ठीक है। नंबर 2 क्या मिला हमें यहाँ पे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर मैं केवल 2 को छोड़ दूं, एक तो आई को छोड़ दूं, एक यू को छोड़ दूं, किस किस को छोड़ रहा हूं मैं, आई को और यू को छोड़ रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों के दोनों सभी कर्ताओं के मध्य अपवाद की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, अपवाद की तरह काम करते हैं। हालांकि अगली स्लाइड्स में आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं यहीं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए ताकि थोड़ा परिचय पहले मिल जाए। जब हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा परिचय मिल जाए। तो आई जो है वो एम और वॉज के टाइम में केवल इन 2 परिस्थितियों में सिंगुलर रहता है। इन 2 परिस्थितियों में क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। बाकी सभी परिस्थितियों में और बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ये कैसा व्यवहार करता है, तो ये प्लूरल के समान व्यवहार करना शुरू कर देता है। और मेन वर्ब में ये किस तरह का व्यवहार करता है, तो मेन वर्ब में भी ये प्लूरल के समान ही व्यवहार करता है। यानी कि एम और वॉज को अगर छोड़ दिया जाए तो आई के साथ हमेशा लगने वाली मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही क्या रहती हैं, प्लूरल रहती हैं। किस किस को छोड़ना है, फटाफट से लिख के बताओ, आई के साथ किस किस को छोड़ना है, फटाफट कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बात है। पूरा वाक्य लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, आई के साथ एम और वॉज को छोड़ करके सभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है किसमें प्रयुक्त होती है, प्लूरल में प्रयुक्त होती है, सिंगुलर में प्रयुक्त नहीं होती। और यू के साथ, चाहे यू हमारा सिंगुलर फॉर्म में आ रहा हो चाहे प्लूरल फॉर्म में आ रहा हो, हमेशा कुछ भी लगाओ आप, चाहे आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ चाहे आप कोई मेन वर्ब लगाओ, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी। कैसे फॉर्म में रहेगी, हमेशा सदैव वो प्लूरल फॉर्म में रहती है। अगर इन 2 बातों को हम छोड़ दें तो ये नियम एज इट इज अप्लाई कर दो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। इस अपवाद को साथ में रख कर देखिए जरा, एग्जाम्पल आया है तो एग्जाम्पल में क्या आया है हमारे पास, शी रीड्स अ बुक
वह एक किताब पढ़ती है। शी हमारा कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर, तो हमने कैसा लगाया इसके साथ में, वर्ब कैसे लगाई, वो भी सिंगुलर लगा दी। अब बुक जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कई बार कह देते हैं, बोले आपने सर सब्जेक्ट पढ़ा दिया पूरा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिया पूरा, मेन वर्ब पढ़ा दिया पूरा, सर आप ऑब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप ऑब्जेक्ट भी पढ़ाइए। ऑब्जेक्ट निश्चित नहीं है, ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार से इस संबंध को प्रभावित नहीं करता है। कर्ता और क्रिया के मध्य होने वाला जो भी सहमति है, जो भी संबंध है, जो भी अग्रीमेंट है, अब बुक से उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कैसे नहीं पड़ रहा देखिए, अब बुक को मैंने हटा दिया, उसको लिख दिया अ मैगजीन, अ स्टोरी, अ नॉवेल, न्यूज़पेपर, साइंस बुक कह सकता हूं मैं, और कुछ भी कह सकता हूं, मतलब XYZ यहां पे मैं कुछ भी कह दूंगा तो भी मेरा इस रीड्स पर और इस शी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन में राम ईट्स अ मैंगो, राम भी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, ईट्स भी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, अ मैंगो जो है, अब सेम बात जो बुक के साथ हुई वो है मैं अ मैंगो के साथ कर दूंगा। सैंडविच हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, चाउमीन हो सकता है, भेलपुरी हो सकता है, पानी पताशे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पानी पूरी कहते हैं कहीं पे, कहीं पानी पताशे कहते हैं ना, गर्ल्स के फेवरेट डिशेस में से एक है। तो ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर दीजिए, लेकिन उसमें इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब एक चीज जो बार बार आ रही है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा इसी लेक्चर में करने वाले हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। अपवाद इसका क्या बनता है, अभी अभी हमने बात की कि आई के साथ एम और वॉज के अलावा सभी क्रियाएं जो हैं वो किसकी होती हैं, प्लूरल रूप में होती हैं, प्लूरल की आ जाती हैं। यू के साथ सभी क्रियाएं जो हमेशा है प्लूरल में ही रहती हैं। यही दो अपवाद थे जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, एक बार इसे पढ़ भी लीजिए। आई के साथ एम हो या वॉज हो, इन दोनों को छोड़ करके सभी क्रियाएं, सभी क्रियाओं का मतलब क्या हो गया, चाहे कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे कोई मेन वर्ब आ जाए, दोनों हमेशा किस में रहती हैं, प्लूरल के रूप में होती हैं। यू के साथ जितनी भी क्रियाएं होती है वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगी, चाहे यू सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो। ग्रामर यू को हमेशा प्लूरल ही मानता है, ये बात मैंने टेंस में भी बताई थी, इसी रूप में होती हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी इन दो अपवादों के साथ, यानी इन दो अपवादों को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहां पर दे के साथ में आर आया क्योंकि दे हमारा प्लूरल है और आर हमारा प्लूरल है। वी आर वॉकिंग इन द फील्ड, तो वी हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है। दे गो टू मार्केट, दे हमारा प्लूरल है, गो हमारा प्लूरल है। तो ये सीधी सीधी बात हो गई। एस एस तो हम पहले ही समझ चुके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसी के साथ में हमें पीपी समझना था, वो भी अभी हमने समझ लिया कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, उस पर निर्भर करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर अब तक की मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई है तो फटाफट से अभी की जो टाइम है, जो आपके टाइम दिख रहा होगा ना, नीचे बार चल रही होगी कि कितने देर लेक्चर चल चुका है, उस टाइम को टैग करके मुझे बताइए कि इन वाक्यों के बारे में आपका क्या विचार है। इन वाक्यों के बारे में आपका क्या विचार है। वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4 सही है, गलत है, कौन कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन सा इसमें गलत है। आपके हिसाब से अगर कोई गलती भी हुई है तो किस वाक्य में क्या गलती हुई है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आ जाओ, लाइव चैट में नहीं। कई स्टूडेंट लाइव चैट में लिखते रहते हैं, फिर कहते हैं सर आप तो हमारा कमेंट ही नहीं पढ़ते, सर आप तो हमें रिप्लाई नहीं देते, सर आप हमें जवाब नहीं देते। तो ये चीज़ नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट पढ़ूं, उसके बारे में कुछ बताऊं आपको, आपसे बात करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्लेयर्स प्लेज, विमेन सिंग्स, विनय राइट, मंजू लाफ, ये इन पे क्या आपका विचार है, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। क्या ये वाक्य सही है, गलत है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है, आपको जो भी लगता है आप अपने हिसाब से लिखो। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो क्योंकि अब मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। कर लिया पॉज, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए प्लेयर्स जो है मेरा,
ये मेरा कैसा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लेज जो है मेरा, ये कैसी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट खराब हो गया। मैंने क्या कहा, एसएस पीपी। तो अगर पीपी वाले रूल से होता तो क्या होता, प्लेयर्स यानी कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी यहां पे क्या होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन इसने सिंगुलर कर दी। सेम कंडीशन में विमेन क्या है, प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होती तो इसकी स्पेलिंग क्या होती, WOMAN, ये मेरा सिंगुलर वुमन है। लेकिन यहां पर क्या है, MEN, जो उसे क्या कर देता है, प्लूरल कर देता है। उसके साथ में वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। यहां पर भी मामला गड़बड़। विनय राइट, अब विनय राइट का मतलब क्या है, तो विनय क्या है मेरा, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, बोलते चलो भाई। ये मेरा सिंगुलर है। राइट जो है वो कैसा है, प्लूरल है। मंजू जो है सिंगुलर है। लाफ जो है वो प्लूरल है। यानी कि यहां पर भी मामला गड़बड़ कर दिया। यहां पर भी ये दोनों वाक्य सही नहीं है, क्योंकि इन दो वाक्यों में हम क्या देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था और उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा दी। इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ। सेम कंडीशन में इन दो जगह पर क्या हुआ, तो इन दो जगह पर सब्जेक्ट जो था हमारा वो सिंगुलर था, उसके साथ वर्ब जो लगी वो प्लूरल थी, इसलिए यहां पर भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, निष्कर्ष ये निकालेंगे चारों ही वाक्य गलत हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के दृष्टिकोण से क्या है, ये चारों ही सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, चारों ही वाक्य गलत हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि SSPP के रूल का यहां पालन नहीं हुआ। अब देखिए, इसे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, जो बात मैंने समझाई वो मैं लिख करके भी लाया हूं, ताकि मैंने जो कहा था आप लोगों को कि भाई इंग्लिश में सर बहुत समस्या आती है, सर इंग्लिश आती ही नहीं है, सर इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। सबसे मेन बात सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मुझे सबसे प्यारी बात क्या लगती है, नियम समझ में आना चाहिए। अब उस नियम को समझने के लिए चाहे इंग्लिश में समझ लो चाहे हिंदी में समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नियम समझ में आ गया और वाक्य को देखकर नियम सही तरीके से लगा दिया तो बिना इंग्लिश आए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी में भी नियम लेके आ गया कि भैया नियम समझ लो और वाक्य में देख लो कि भाई क्या व्यवस्था है, और उस नियम को जो समझा हुआ है उसे एज इट इज वहां लगा दो। अब थोड़ा बहुत तो देखो भाषा का अंतर आएगा, इतना ही सरल कर सकता हूं, कोशिश करूंगा इससे भी ज्यादा सरल करने का कोई तरीका होगा तो लाऊंगा। यहां पहले दो वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि जो प्लेयर्स है और वुमेन है वो क्या है, प्लूरल है। वर्ब्स प्लेज और सिंग्स क्या है, यहां पर सिंगुलर है। यहां पर पीपी के बदले पीएस हो गया, यानी कि सब्जेक्ट तो हो गया प्लूरल और वर्ब हो गई सिंगुलर, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग कर दिया गया है। इसकी वजह से ये वाक्य दोनों गलत हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट विनय और मंजू है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब राइट और लाफ का प्रयोग हो गया है, एसएस के बदले एसपी हो गया है। अतः ये चारों वाक्य क्या है, बोलो भैया, बोलते चलो, क्या है ये चारों वाक्य, अशुद्ध हैं, इम्प्योर है, इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली यहां पर समस्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं पहले नियम से नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले खुद डिस्कस करूंगा, उसके बाद नियम पढ़ेंगे, है ना। कई स्टूडेंट क्या है, मैं पढ़ाता रह जाऊंगा और सुनेंगे ही नहीं, बोले लिखा हुआ क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसको छोड़ो, मैं बता रहा हूं उसको सुनो पहले। ये बहुत ही कमाल की बात है। ये कमाल की बात है किस आधार पर, तो पहला आधार है हमारा नाउन और दूसरा आधार है हमारा वर्ब। तो नाउन में अगर एस, ईएस या आईएस जोड़ा जाता है तो ये नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि बॉय को अगर मैं एस जोड़ूं तो बन जाएगा मेरा बॉयज, तो बॉय मेरा सिंगुलर है और बॉयज मेरा प्लूरल है। सीधी सी बात है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जिसमें एस जोड़ा, फटाफट से एस जोड़ दिया और अपना काम हो गया, तो वो चीज हो जाती है। वर्ब में क्या होता है कि जब वर्ब में एस, ईएस या आईएस जोड़ा जाता है, कौन से टेंस में, तो जोड़ा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस परिस्थिति में,
तो इस परिस्थिति में कि जब सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि डी कैटेगरी का, और उसके साथ में, अब ये डी कैटेगरी मैंने इसको क्यों बोला है, जो मुझसे नाउन पढ़ के आए हैं वो डी कैटेगरी 1 सेकंड में समझ गए होंगे। डी कैटेगरी का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ में सेंटेंस होना चाहिए कैसा, अफर्मेटिव, यानी कि वाक्य हो सकारात्मक और सब्जेक्ट हो डी कैटेगरी का, तो SES जोड़ दिया जाता है। ये आपके प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में चेंज कर देती है, यानी कि वर्ब जो है वो मूल रूप से जो रहती है वो किस में रहती है, प्लूरल में रहती है, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए SES जोड़ा जाता है। जैसे कि रीड जो है ये मूल रूप से है, वर्ब क्या है, रीड। अब रीड का जो मूल रूप है वो किस में है, प्लूरल में है, लेकिन इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें S जोड़ दिया। क्राई का क्राइज बना लिया, IES जोड़ दिया। प्ले का प्लेस बना लिया, S जोड़ दिया। गो का गोज बना लिया, ES जोड़ दिया। तो ये जोड़ करके क्या कर रहा है, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर कर रहा है। मैंने यहाँ पर भी ये लिखा है, प्लूरल से सिंगुलर हो जाती है। लेकिन इसी जगह अगर हम नाउन की बात करें फिर से, तो बॉय के बॉयज में क्या हुआ था, सिंगुलर से प्लूरल। एक साधारण वाक्य जिससे सारी समस्याओं का शमन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। वो वाक्य क्या है, SES जो है वो नाउन में सिंगुलर को प्लूरल करता है, संज्ञा में एक वचन को बहुवचन करता है, लेकिन वही SES वर्ब में प्लूरल को सिंगुलर करता है, क्रिया में बहुवचन को एक वचन करता है। बस ये उल्टा मामला है, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर करना है तो नियम पूर्वक उसमें SES लगा दो। वो नियम क्या है, उस नियम के बारे में हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाले वीडियो में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, चूंकि रीड्स और क्राइज में SES लगा हुआ है, रीड्स और क्राइज में क्या लगा हुआ है, S और IES लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर है। लेकिन रीड और क्राई में ये नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, प्लूरल है। तो जब SES लगा होता है तो सिंगुलर होता है, नहीं लगा होता है तो प्लूरल होता है। इसका तात्पर्य ये है कि रीड्स और क्राइज आदि का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, पर रीड और क्राई का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए। यह नियम नाउन के समय का ठीक विपरीत है। नाउन में जैसे हम लोग नियम लगाते हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। नाउन में SES लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में SES लगाकर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। नाउन प्लस SES प्लूरल, बहुत बढ़िया। वर्ब प्लस SES सिंगुलर। तो ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रैक्टिकली बात करी है अभी इसके बारे में एग्जांपल्स देख करके। अब देखिए, नाउन और वर्ब के इस रूप का परिवर्तन हमेशा ध्यान रखें कि ये रूप का परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो इस परिवर्तन को आप देखिए कि बुक का बुक्स बन जाता है, किसमें, नाउन में। और जब बुक का बुक्स बनता है तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। गो का गोज बनता है वर्ब में, ठीक है, लेकिन जब ये बनता है ये प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। तो दोनों चीजें एक साथ आपके लिए लेके आया हूं, एक बार देख लीजिए और कल्पना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि भाई ये हो क्या रहा है। यहां पर सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर होने वाला मुद्दा है। टॉय का टॉयज सिंगुलर से प्लूरल, ट्राई का ट्राइज प्लूरल से सिंगुलर, बेंच का बेंचेस सिंगुलर से प्लूरल, लाफ का लाफ्स प्लूरल से सिंगुलर। अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, जब अग्रीमेंट हो जाता है किसी भी वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ तो इसे हम सिंटैक्स कहते हैं, यानी कि ये अग्रीमेंट के आधार पर बिल्कुल सही वाक्य है, उसे सिंटैक्स कहा जाता है। इस सिंटैक्स को हम आगे की जो हमारी तालिका है, तालिका का मतलब आगे की जो हमारी लिस्ट है, उसमें हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब लिस्ट के लिए हिंदी में और कोई शब्द मिला नहीं मुझे। सूची था, एक शब्द अनुक्रमणिका था, लेकिन अनुक्रमणिका तो फिर कोर्स हो जाता है, मैंने कहा तालिका ही ले लो वही सबसे अच्छा लगा, और थोड़ा सा मुझे लगा हंसी मजाक करने का मौका भी मिल जाएगा इस शब्द के बहाने। क्योंकि लेक्चर में जब लिटरेचर पढ़ते हैं वहाँ तो बात करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, ग्रामर के अंदर इतना कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बड़ा फोकस होकर के काम होता है यहाँ पे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। अब जरा इसको आपको मैच करना है कि यहाँ पर कौन सी चीज किसके लिए आई है। तो फटाफट से इसको मैच करके आप मुझे बताइए
कि इसमें से कौन सा किसके लिए आ रहा है। आप चाहे तो मैं नंबर्स लिख देता हूं यहां पर, 1 यहां लिख देता हूं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको फटाफट से मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फटाफट से बताइए कौन सा किसके साथ जुड़ेगा और कौन सा किसके साथ नहीं जुड़ेगा। फटाफट से देखिए, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, तो यहां पर हमें इसे पढ़ते समय ये सावधानी रखनी है, ये सिंगुलर जो है ना, ये इस सिंगुलर के साथ आएगा, ये प्लूरल जो है ये इस प्लूरल के साथ में आएगा। यानी कि आई के साथ में गो लगा, तो आई के साथ में गो क्यों लगा? क्योंकि हमने बात की थी कि कहां कहां पर सिंगुलर हो जाता है, ये केवल एम और वॉज के साथ में सिंगुलर होगा। किस किस के साथ में? एम और वॉज के साथ में, बाकी सबके साथ प्लूरल रहेगा। तो भले ही ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, हमारी वर्ब कैसी है? प्लूरल। लेकिन अगर यहां पर एम होता या वॉज होता तब तो ठीक था, लेकिन एम और वॉज नहीं है, तो बाकी सब जगह पर प्लूरल लेगा, तो प्लूरल ले लिया इसने अपने साथ। यू जो है वो तो सदैव ही प्लूरल रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही जो है उसके साथ इज लगता ही है, क्योंकि ही भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। शी जो है उसके साथ इज लगा, बिल्कुल सेम बात। यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां पर ये भी सिंगुलर। इट जो है उसके साथ में वॉज लगता है, तो इट भी सिंगुलर और वॉज भी सिंगुलर। बॉय जो है वो वैसे ही सिंगुलर है, बॉय का मतलब एक लड़का, और हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर आपको वर्ब्स का भी पता चलता जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स का, कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि मैन और लोफ के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बात करूं हैड या डिड की, बात किसकी करूं मैं? हैड या डिड की। तो हैड और डिड में समस्या यह है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है। भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड, तो चाहे सिंगुलर हो तो भी हेड, चाहे प्लूरल हो तो भी हेड। सेम कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास क्या है? डिड। डिड के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो सिंगुलर हो तो भी डिड, प्लूरल हो तो भी डिड। लेकिन अगर इसमें मामला मैं बात करूं डू या डज के बारे में, किसके बारे में? डू या डज के बारे में, तो ऐसा नहीं है। डज लगेगा प्लूरल के साथ, डू लगेगा प्लूरल के साथ, और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। डू का प्रयोग किसके साथ करना है? हमें प्लूरल्स के साथ करना है। डज का प्रयोग किसके साथ करना है? सिंगुलर्स के साथ करना है। बाकी के सारे हेल्पिंग वर्ब यहां आपके सामने मौजूद है। अब देखिए, मैन के साथ हेड आ गया, कोई ऑप्शन नहीं था। लोफ के साथ डिड आ गया, कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगर मैं प्लूरल से प्लूरल को मैच करके देखूं, तो वी प्लूरल और गो प्लूरल, यू प्लूरल गो प्लूरल, दे प्लूरल आर प्लूरल, दे प्लूरल आर प्लूरल, दे प्लूरल वर प्लूरल, बॉयज प्लूरल हैव प्लूरल। तो ये सारी की सारी वर्ब्स कैसी हैं? ये सारी की सारी प्लूरल वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब्स हैं, केवल इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? आई और यू के साथ लगे हुए हैं, जो हमारे अपवाद में आते हैं। हालांकि गो और गो यहां पर दोनों कैसी हैं? ये दोनों की दोनों वर्ब जो हैं ये प्लूरल हैं, बाकी सब सिंगुलर है। ये सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है? मॉडल वर्ब्स जो हैं विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, ओ, कुड, ought to, must, need to, dare not या used to, इन सब का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एक समान होता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि मॉडल वर्ब्स का जब प्रयोग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सिंगुलर या प्लूरल से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंगुलर है तो भी वही लग जाएगा, प्लूरल है तो भी वही लग जाएगा। यहाँ समस्या किसके साथ आती है? इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव आदि सहायक क्रियाओं में होती है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रियाओं के साथ। मुख्य क्रियाओं का मतलब क्या है?
मुख्य क्रियाओं का मतलब है मेन वर्ब्स के साथ होती हैं। ये सारी की सारी क्या आ गई, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या दिक्कत होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएं, ईएस लगाएं, आईएस लगाएं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो मामला है प्लूरल, क्या है, तो मामला हो जाएगा प्लूरल। लेकिन अगर एस, ईएस या आईएस लगा दिया तो यहां पर मामला क्या हो जाएगा, मामला हो जाएगा हमारा सिंगुलर, प्लूरल नहीं रहेगा। ऊपर दी गई तालिका में हमने देखा आई के साथ में हमने गोस का प्रयोग नहीं किया बल्कि गो का प्रयोग किया, क्योंकि सिंगुलर होने के साथ साथ फर्स्ट पर्सन है और इसी प्रकार यू जो है उसके साथ सेकंड पर्सन होने के कारण हमने प्लूरल रूल्स लागू किए, यानी कि प्लूरल्स के रूल लगाए। ये किस बारे में बात हो रही है, हमने बात की थी ना अपवाद के बारे में। किस बारे में बात की थी, अपवाद के बारे में जो बात की थी वही चीज यहां पर समझाई गई है कि भाई ये दोनों अपवाद हैं, इनको अपवाद की तरह देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से किसका प्रयोग कहां पर किया जाना चाहिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के लिए हम लोग क्या है कि थोड़ा सा विषय प्रवेश टाइप ही रखेंगे कि किस प्रकार से हम इस विषय में ठीक से प्रवेश कर सकते हैं। तो उसी आधार पर आज का हमारा ये लेक्चर है और इसके आगे अब हम देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी हमारी क्लास थी, परिचयात्मक हमारी कक्षा थी। अगला जो हमारा रूल आएगा वो रूल आएगा एंड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग आएगा बोलो, एंड के रिगार्डिंग हमारा पहला रूल आएगा कि कैसे एंड जो है एक कंजक्शन है और कंजक्शन होने के साथ साथ कैसे ये हमारे सब्जेक्ट को प्रभावित करता है सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी रखता है कि एंड जो है वो कैसे सिंगुलर को प्लूरल या प्लूरल को सिंगुलर कर देता है तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले पहले मुझे आपसे ये कमेंट चाहिए। और इस रूल पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं चाह रहा मैं चाहता हूं कि केवल एक 100 स्टूडेंट्स जो हैं, केवल 100 विद्यार्थी, कोई भी 100 विद्यार्थी जो हैं वो मुझे एंड का ये सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होना जो है इससे रिगार्डिंग जो भी आपकी नॉलेज है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।